स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 का एसपी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, जो कि आप लोग का जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमने चैप्टर नंबर 1 जो सेक्रेटरी है उसका ऑलरेडी दो लेक्चर में हम लोग पूरा चैप्टर को फिनिश कर दिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आइए बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखिए आपको वर्ड में ही लिखा हुआ है कि कंपनी का मतलब क्या होता है। क्या कंपनी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप देखो COM मतलब कम, आप आओ, आप कंपनी में आओ। लेकिन यहाँ पे फिर लिखा हुआ पनी मतलब आप पैसा लेके आओ, खाली हाथ मत आओ। आप कंपनी में आओ लेकिन आप पैसा लेके आओ, खाली हाथ मत आओ। इसका मतलब होता है कंपनी। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है। Industrial revolutions took place in England in 1716. Before industrialization, production was done manually using local resources. Limited capital was needed, and often production was done at home. The industrial revolutions brought about radical change in the field of industry and commerce. Production was now on a large scale with the help of machines, and that too in anticipations of demand. Local markets turn into regional, national and international market. Revolution in transport and other commercial activities were the major effects of industrial revolutions. To meet the new challenges of business, joint stock company form a business involved. देखिए इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहली बार अपना ईयर 1716, उसको हिंदी में हम लोग कहेंगे सन 1760 में एक देश है इंग्लैंड नाम का, जिसको हम लोग ब्रिटेन नाम से भी जानते हैं। उस देश में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। देखे इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बड़ी बड़ी कंपनी लगने लगी, फैक्ट्री लगने लगी। सबसे पहले वहाँ पे हुआ था। आप लोग इसको याद रखना। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछने की संभावना कई गुना तक इसकी होती है। इसके बाद वहाँ पे जो मतलब 1760 में जो भी इंग्लैंड में जो भी कंपनी मतलब वहाँ पे रिवोल्यूशन हुई, वहाँ पे लोगों की जो बेसिक नीड्स थी उसका प्रोडक्शन बनाए सब लोग। यहाँ देखिए लिखा भी है प्रोडक्शन लोकल रिसोर्सेज, जो मतलब लोकल लोगों की जो ज़रूरतें थी उसका पूरा किया। और सबके पास सब लोग ने ज़्यादा प्रोडक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय सबके पास लिमिटेड कैपिटल था। देखिए कैपिटल का मतलब होता है पैसा, कि आपके जेब में कितना पैसा है। तो उस समय क्या था, सबके पास पैसे भी कम थे। लेकिन देखते ही देखते आने वाले 20 से 30 साल में वो जो कंपनियां थी वो दोस्तों पहुंच गई, कुछ रीजनल पे रह गई, कुछ नेशनल, कुछ इंटरनेशनल। देखिए रीजनल मतलब क्या होता है। रीजनल मतलब ये होता है कि आप जिस जगह पे रहते हो, आपके आजू बाजू में जो छोटी मोटी दुकान रहती है, आप फॉर एग्जांपल के लिए आप ले लो किराने की दुकान रहती है, दूध की दुकान रहती है, तो मतलब ये सब जो दुकान होती है रीजनल आती है, क्योंकि ये आपके लोकल लेवल पे है। नेशनल लेवल पे अगर आप नेशनल लेवल का एग्जांपल लो तो मतलब आप फॉर एग्जांपल दे सकते हो कि महाराष्ट्र स्टेट में मतलब कौन कौन सी कंपनी है जो कि मतलब नेशनल लेवल तक पहचान रखती है, इंडिया लेवल तक। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी। लेकिन अब उसी को आप इंटरनेशनल में लेके जाओ तो देखो टाटा कंपनी का माल विदेश में भी जाके बिकता है, तो उसी को इंटरनेशनल भी हम लोग कहते हैं। आप लोग को इंट्रोडक्शन से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग जो आगे का है 2.1 इवोल्यूशन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अब इसका मतलब समझो, इवोल्यूशन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हर चीज़ की कुछ न कुछ खराबियाँ होती है, तो कोई भी चीज़ आदमी को अगर लगता है कि इसमें कुछ मुझे डिसएडवांटेज है या तो मुझे कुछ भी हानि है, तो जो व्यक्ति होता है वो दूसरी चीज़ की तलाश करना शुरू कर देता है, इवोल्यूशन करना शुरू कर देता है। आप लोग क्लास 10th में साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, साइंस 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है हेरिडेट एंड इवोल्यूशन, उसमें आप लोग पढ़ के भी आए हैं। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन व्यू ऑफ एबव गिवन डेवलपमेंट द सोल ट्रेडिंग कॉन्कर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप फर्म provide indicate to face the challenges posed by changing needs of commerce and industry. Thus a new form of business organization, namely the joint stock company, emerged. Different types of business organization is discussed below. Form of business organization। देखिए आज के डेट में हमारे इंडिया में टोटल 6 प्रकार का बिजनेस किया जाता है। कौन कौन से
प्रकार का, तो आइए हम लोग उसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इसका ओवरव्यू समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे चल के डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, सोल ट्रेडिंग कॉन्कर। देखिए इसका मतलब क्या होता है। सोल ट्रेडिंग मतलब समझिए कि कोई भी व्यक्ति हुआ, सपोज एग्जांपल आप अपने आप को भी ले सकते हो। अगर मान लो आपके जेब में आज 1 लाख रुपया है, तो आप चाहते हो कि मैं कोई बिजनेस खोल दूँ, चाहे कुछ भी खोल दूँ, या किराने की दुकान खोल दूँ, या तो मतलब कुछ भी, या तो मैं अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दूँ, या तो मतलब मैं किसी को जॉब दे दूँ, कुछ भी आप करो 1 लाख रुपये का। तो आपका जो कुछ भी कंपनी आप खोलो XYZ, तो उसमें जो देखिए उसमें जो सोल रहेगा, सोल मतलब आप खुद हो, क्योंकि वो कोई एक व्यक्ति कंपनी चला रहा है, ना कि अनेक लोग चला रहे हैं। तो उसमें सोल ट्रेडिंग कौन का मतलब इतना ही होता है। सेकंड क्या लिखा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, अगर आप फैमिली बिजनेस भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। थर्ड दिया पार्टनरशिप फ्रेम, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते हो। फोर्थ दिया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए ये आप लोग के लिए नया है, ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया है। इसके ये जो SP के जो पिछला सिलेबस था उसके अंदर ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है, ये अभी हमारे भारत देश में 2008 में ही एक्ट में इसको लाया गया हुआ है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए। आगे क्या दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप अभी जैसे कि मतलब जितनी भी आप बिल्डिंगें देखते हैं, तो वो सब बिल्डिंग भी किसी न किसी सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन आप लोग को दिखेगी। फिर दिया जॉइंट स्टॉक कंपनी, आप लोग के लिए एक ये भी नया कंसेप्ट है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आइए हम लोग एक एक का फीचर्स भी पढ़ते हैं। क्या दिया, सोल ट्रेडिंग कॉन्कर। यहाँ पे क्या लिखा है, अ सोल ट्रेडिंग कॉन्कर इज अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। इट इज आल्सो कॉल्ड हैज वन मैन बिजनेस। अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड अ सोल ट्रेडर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसका मतलब बता दिया कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस अकेले के दम पे करेंगे, तो उसके हुनर भी आप रहेंगे, उसको आपको मैनेज भी आपको करना है, और आप बिजनेस को कंट्रोल भी करेंगे। मतलब कंट्रोल का सेंस ये होता है कि मतलब मैं अपने बिजनेस को किस तरीके से करूं, मैं कितने वर्कर को रखूं कि मतलब मेरा एक्सपेंसेस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। ये सब डिसीजन आप ले सकते हो। अब आइए आगे पढ़ते हैं। पॉइंट फर्स्ट में क्या दिया है, There is no separate law of act governing sole trading concur, but has to follow all the levels law of land. देखिए हमारे भारत सरकार या कोई भी राज्य गवर्नमेंट हुई, मतलब जो खुद का बिजनेस करता है उसके लिए कोई भी लॉ एक्ट संविधान बना के नहीं रखा हुआ है, लेकिन उसको जो उस देश में जो बेसिक नियम है उसको मानना पड़ेगा। पॉइंट सेकंड क्या दिया, सोल ट्रेडिंग कॉन्कर हैज़ ओनली वन मेंबर, जो कि मैं आप लोग को बताया कि उसमें एक ही ओनर होता है। फिर पॉइंट थर्ड क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल। देखिए इसका एक आप डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो। अगर आप अपने दम पे खुद कोई भी बिजनेस खोलने जाएंगे तो आपके पास कितना पैसा रहेगा। अगर मान लो आप पिछले 10 साल से सेविंग कर रहे हो, तो आप बहुत रखोगे, अपने पास 5 लाख रुपया रखोगे, अपने दोस्त से मांगोगे, या तो आप अपने मम्मी पापा से मांगोगे। अगर आपको कोई नहीं देगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो आप जाओ बैंक में लोन लो। तो लेकिन आपको बैंक भी कितना लोन देगी, 5 लाख 10 लाख रुपया लोन देगी। तो मतलब आपके सामने एक ये डिसएडवांटेज है कि आपके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है कि आप अपने बिजनेस में डाल के उसको और ग्रो करवा सके। ये उसका डिसएडवांटेज है, आप लोग को ये याद रखना, एग्जाम में पूछने के चांसेस भी हैं। फिर पॉइंट फोर्थ क्या है, देयर इज अ नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, देयर इज अ सिंगल ओनर। इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक ही ओनर है। प्रॉफिट भी हुआ तो आपका, घाटा भी हुआ तो आपका, सब कुछ आप ही को सहना है। फिर पॉइंट फिफ्थ का, ऑल डिस्कशंस ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेड। आपको जितने भी डिसीजन अपने बिजनेस के लिए लेना रहेगा खुद आप लेंगे। ओके। पॉइंट 6 का दिया, द प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर कैन एंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। आप ही उसके सोल ट्रेडर रहेंगे, आप ही प्रोप्राइटर रहेंगे, आपको जैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आकाश एजुकेशनल चैनल है, तो इसका प्रोप्राइटर कौन है, मैं हूँ। अभी मेरी इच्छा कि मैं क्लास 11 की वीडियो डालूँ कि क्लास 10 की वीडियो डालूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा वीडियो अपलोड करूँ।
तो मतलब ऐसा बिजनेस में भी होता है। फिर पॉइंट 7 क्या है, द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। देखिए मैं आप लोग को कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ याद रखिए। अगर किसी भी कंपनी का अगर लीगल स्टेटस अलग हो, अगर आप लोग एक बुक और पेन पे लिखिए भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के ICSI के भी एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है। इसमें यह है, अगर किसी कंपनी का लीगल स्टेटस अलग हो तो मतलब उस कंपनी को लायबिलिटी लिमिटेड होगी, उस कंपनी को लायबिलिटी लिमिटेड होगी। वही अगर आप इसका उल्टा करके पढ़ो, अगर इसका उल्टा करके पढ़ोगे, अगर किसी कंपनी का लीगल स्टेटस एक ही हो, अलग ना हो, तो उस कंपनी का लायबिलिटी ज़्यादा होगी। सपोज फॉर एग्जांपल समझ लो कि आप अपने आप को समझ लो, अगर आपकी कंपनी खुद की है, अगर आपका लीगल स्टेटस अलग है, आपने 100 रुपये कमाया, तो आपको जो लायबिलिटी रहेगी वो मतलब हार्डली 70 से 80 रुपये रहेगी। अगर उसी को अगर आप एक नज़र से और उल्टा करके अगर देखोगे, अगर आपका लीगल स्टेटस एक ही रहा, तो जो आप 100 रुपये कमाओगे वो आपको 110 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, मतलब आप कर्जे में जाने लगोगे। समझ में आया? अब आइए पॉइंट नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं। द बिजनेस डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, जो कि मैंने आपको बता दिया। देखिए कभी भी ये कंसेप्ट आए तो आपको साइमल्टेनियसली पढ़ते रहना है। पॉइंट 9 क्या, सोल ट्रेडिंग कॉन्कर इज नॉट सूटेबल फॉर अ लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। जितने भी खुद के दम पे बिजनेस करते हैं, आप बताओ, अगर एक व्यक्ति कोई भी बिजनेस करेगा तो कितना करेगा यार, वो भी थक जाएगा, वो भी तो एक इंसान है। वो भी एक साल का कितना टर्नओवर लेके जाएगा, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति कितना काम करेगा। एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग पॉइंट बी समझते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या दिया है, तो देखते हैं। when a Hindu individually family conducts business in read by it has a Hindu law, it is called as joint Hindu family business. It exists only in India. It is governed by Hindu section Act 1956. देखिए, एक होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मतलब ये फैमिलियर बिजनेस होता है, लेकिन दोस्तों ये नियम खाली हमारे भारत में ही माना जाता है और दुनिया के किसी भी देश में नहीं माना जाता। और इसके लिए हमारे भारत देश में बाकायदा एक्ट भी रखा हुआ है। उस एक्ट का नाम क्या है, हिंदू सेक्शन एक्ट 1956। देखिए मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से एक बात बोलते आ रहा हूँ कि आपको इसमें कितने भी सारे एक्ट दिखें, उस एक्ट को और सेक्शन को याद रखो, क्योंकि जब आप पेपर में एक्ट और सेक्शन लिख के आते हैं ना, तो मतलब टीचर को लगता है कि ये जो सामने वाला जो मतलब स्टूडेंट है इसको समझा है, ना कि रट्टा मारा है। क्योंकि जो रट्टा मार के जाता है वो कभी भी एक्ट और सेक्शन लिख के ही नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं रहता कि मुझे क्या लिखना है। तो मतलब एक्ट और सेक्शन लिखने का एक फ़ायदा होता है कि मतलब आपके जहाँ आधा 1 मार्क्स कटने वाले भी रहते हैं, तो वो भी आपको टीचर खुश होकर दे देता है। अभी इसके फीचर्स क्या होते हैं पढ़ते हैं। पॉइंट फर्स्ट, मेंबर इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बाय बर्थ ओनली, एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो, तो बस सिर्फ आपके पास एक शर्त है कि आप मतलब सिर्फ आपका बर्थ हुआ रहे, मतलब आप पैदा हुए रहे। फिर पॉइंट सेकंड क्या दिया है, द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। इसमें करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी सपोज लो आपके घर में आप हो, आपके मम्मी आपके पापा हैं, ठीक है, अभी आपके पापा के पापा भी हैं, तो मतलब वो आपके दादा हुए, ठीक है। यहाँ तक का कंसेप्ट समझिए। अभी अगर आपके घर में कुछ भी फंक्शन है, मतलब कुछ भी फंक्शन है, कार परोजन है, तो आपके घर में जो भी डिसीजन लेने वाला होगा, मतलब जो ऑर्डर देने वाला होगा, वो कौन होगा, वो आपके दादा होंगे। तो मतलब उसको एसपी भाषा में कहते हैं कर्ता। अगर आपके दादा एक बार बोल दिए कि ये काम होना चाहिए तो होना ही चाहिए, उसको आप ना नहीं कर सकते। इसको हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो आपके घर में कुछ भी फंक्शन है, अभी आपका मन किया कि मैं तो बाइक लूँगा, लेकिन अगर आपके दादा बोल दिए नहीं अभी पैसा नहीं, अभी बाइक नहीं ले लेना है, तो नहीं लेना है, क्योंकि वो करता है, वो जो बोलेंगे उसको मानना है, क्योंकि हेड है वो फैमिली के। फिर पॉइंट थर्ड क्या है, अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड हैज को पार्टनर्स। देखिए आपके जो दादा हैं तो हेड हो गए, लेकिन बाकी जो मेंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी दादी हुई, मम्मी हुए, पापा हुए, खुद आप क्यों नहीं हुए, तो उसमें हम लोग बोलेंगे को पार्टनर्स। आप लोग क्योंकि अदर मेंबर, आप लोग उस चीज़ के अध्यक्ष नहीं हो, आप लोग हेड नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मेंबर, देयर इज अ नो लिमिट
ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, एक व्यक्ति भी रह सकता है और 1 करोड़ भी रह सकते हैं। समझ में आया। पॉइंट 6 क्या, ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेस, जितने भी लोग फैमिली में रहेंगे वो सब मिल के बिजनेस करेंगे। पॉइंट 6 है द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। देखिए इसको आप ध्यान से समझिए। अगर मान लो आपके दादा ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा कठोर निर्णय लिया कि जिसकी वजह से उनको नुकसान ज़्यादा हो गया, मतलब उनको ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उसकी जो जिम्मेदारी रहेगी वो आपके दादा ही उठाएंगे। ये नहीं बोलेंगे कि तुम उठाओ, क्योंकि भाई गलती उनकी थी ना, ऑर्डर तो उन्होंने दिया, तो हमारा काम तो सिर्फ काम करना है। तो इसमें ये बोला गया हुआ कि अगर जितनी भी लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड कर्ता को उठानी पड़ेगी। पॉइंट 7 क्या, द लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर इज लिमिटेड, और जो फैमिली के जो अदर मेंबर रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप हुए, आपके पापा मम्मी जितने भी लोग हुए, ये सबको लिमिटेड रहेगा कि यहाँ चल लो भाई मुझे 500-1000 रुपये उठाना है बस। लेकिन जो आपके ज़्यादा रहेंगे उनको अनलिमिटेड है। फिर पॉइंट 8 क्या करता है, इज़ द मैनेजर कंट्रोलर और कोऑर्डिनेट ऑफ द बिजनेस। देखिए आपके घर में भी आपके घर के जितने भी खर्चे, मतलब यहाँ के तो नहीं, जो गांव के खर्चे होते हैं, क्योंकि सबकी बड़ी फैमिली अक्सर गांव में रहती है, यहाँ पे मुंबई में कौन रखेगा। तो जो जितने भी होते हैं आपके बिजनेस में उसको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट आपस में करना, ये काम होता है कर्ता का। फिर पॉइंट 9 क्या करता है, बीइंग द सोल ऑफ डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन। देखिए जो करता रहता है, जो कर जैसे कि जो सपोज जो आपके जो दादा हैं, अगर वो कुछ काम करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सबको एक जगह बुला के बैठाएंगे, वो मतलब सबसे पूछेंगे कि मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं करूँ कि नहीं, मतलब वो सबका राय लेंगे, फॉर एग्जांपल सजेशन लेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन वो अपने हिसाब से लेंगे, वो किसी की नहीं सुनने वाले। पॉइंट 10 क्या है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। देखिए उसमें जितना भी प्रॉफिट होगा, उस बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हो, ये डिपेंड करता है कि मतलब बर्थ हुए, कितने डेथ हुए। फॉर एग्जांपल समझो कि कंपनी ने 1 महीने में 1000 रुपये कमाया, और दोस्तों उस 1000 में 1000 लोग अगर पैदा हो गए तो मतलब 1-1 रुपया सबको मिलेगा। अभी 1000 पैदा हुआ, ठीक है, अगर कंपनी ने 1000 कमाया, 1000 पैदा होने से उल्टा 500 पैदा हुए और 500 मर गए, तो मतलब सबको 2-2 रुपये प्रॉफिट होगा। तो मतलब ये अकॉर्डिंग टू रेशियो चेंज होते रहता है। अब आइए हम लोग पार्टनरशिप फ्रेम पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखो, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 कभी मत भूलना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके यूनिट टेस्ट और सेमेस्टर टेस्ट के एग्जाम में। तो आइए पॉइंट 3 क्या, पार्टनरशिप फ्रेम, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द 2 or more persons is called partnership firm. The owners are called partnerships and the organization is called a firm. Registration of partnership firm is a compulsory in Maharashtra state. This form of organization is government by India Partnership Act 1932. देखिए इसका मतलब कहता है पार्टनरशिप, मतलब कोई 2 लोग आएंगे। देखिए जो एकदम जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता होगा ना, वो भी समझता होगा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा रहे। अभी आप खुद का बिजनेस करने जाओगे तो क्या पार्टनरशिप हो, नहीं ना, आपका जो प्रॉफिट हो, जो लॉस हो, सब आपको झेलना है। लेकिन अगर आप पार्टनर में करने जाओगे, कि अभी सपोज आपका कोई भी रिलेटिव, उसको बोलेंगे भाई एक काम करते हैं, चलो हम लोग एक बिजनेस खोलते हैं, उसमें 10 लाख रुपया लगेगा, 5 लाख तेरा, 5 लाख मेरा, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा आधा तेरा आधा मेरा, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। ओके, लेकिन आप लोग जो भी बिजनेस खोलोगे उसमें आप लोग एम्प्लॉय रखोगे कि नहीं, उसमें जो आप लोग एम्प्लॉय रखोगे उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम। क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है अपने महाराष्ट्र स्टेट में, वो भी कौन से एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवा लेने का मेरा मानो तो। अब आइए हम लोग आगे का पढ़ते हैं, इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं, क्या दिया है। इसका जो पहला फीचर्स है, दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more पर्सन। देखिए पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। पॉइंट 2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 ऑफ जनरल बिजनेस। देखिए आप अगर पार्टनर्स में बिजनेस करने जा रहे हो तो मतलब कम से कम 2 मेंबर चाहिए, और मैक्सिमम के लिए 50 लोग, मतलब हाफ सेंचुरी अर्धशतक आप अपने हिसाब से याद कर रख सकते हो। इस पॉइंट नंबर 2 को याद रखना है, ये मतलब बहुत कॉलेज और बहुत स्कूल के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। फिर पॉइंट 3 क्या है, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड इट्स अ जॉइंट एंड सेवराइल। देखिए
मैं आप लोग को पहले ही इसका मतलब बता दिया था कि अगर किसी भी कंपनी का लीगल स्टेटस अलग होगा, अगर किसी भी कंपनी का लीगल स्टेटस अलग होगा तो उसको लायबिलिटी कम उठानी पड़ेगी, और उसका उल्टा करके अगर आप पढ़ो तो किसी भी कंपनी का लीगल स्टेटस एक ही में होगा तो उसका जो लायबिलिटी रहेगी उसको हाई गुना मतलब अनलिमिटेड उठानी पड़ेगी। तो इसमें भी वही दिया है। लेकिन एक वर्ड देखो, जॉइंट और सवराइल। देखिए जॉइंट का मतलब क्या होता है, मतलब दो लोग अब एक में हो गए। सवराइल का मतलब ये होता है कि सपोज समझ लो आप लोग का कुछ दोस्तों का ग्रुप है, आप लोग 2 दोस्त हो, कितनी भी पुरानी दोस्ती क्यों ना हो, अगर बिजनेस करने जाओ तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करवा लो। ये हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। ओके, सवराइल का मतलब समझ लिए होंगे। पॉइंट 4 क्या, कैपिटल इज कंट्रीब्यूट बाय पार्टनर्स। आपके बिजनेस में अगर कोई भी पार्टनर आपके साथ बनने आएगा तो खाली हाथ तो आएगा नहीं, वो आएगा तो पैसा लेके आएगा, सो सिंपल। पॉइंट 5 क्या, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। जैसा कि मैं पहले बता दिया कि इनको लीगल स्टेटस एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता, तो सीधी सी बात है इनको लायबिलिटी भी उसी हिसाब से होती है। फिर पॉइंट 6 क्या है, इन पार्टनरशिप फेम पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। अभी सपोज समझो एक पार्टनर का नाम ए है और एक पार्टनर का नाम बी है। अगर बी वाला पार्टनर चाहे कि मैं अपने कंपनी का कुछ परसेंट शेयर 5%, 10% शेयर में सी वाले को दे दूं तो नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें ए वाले पार्टनर की भी मंजूरी रहनी चाहिए, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा होता है। फिर पॉइंट 7 क्या दिया है, ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स हैज वेल एज जॉइंट मैनेजर ऑफ बिजनेस। जितने भी पार्टनर रहेंगे वो सब लोग जॉइंट ओनर होते हैं, जॉइंट मैनेजर होते हैं। उसमें कोई भी किसी भी कंपनी का ओनर नहीं होता पार्टनरशिप में, क्योंकि दोनों का 50-50 या तो 60-40 जिस तरीके से एग्रीमेंट में लिखा होता है। फिर पॉइंट 8 में क्या दिया है, नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप फ्रेम, जो मैं आपको ऊपर बताया। पॉइंट 9 क्या दिया, पार्टनरशिप शेयर प्रॉफिट एंड लूजेस इन द एग्रीमेंट रेशियो इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डिड। देखिए डिड का मतलब क्या होता है, डिड का मतलब हम लोग उसको टेक्निकल भाषा में मतलब हम लोग जो आम भाषा में एग्रीमेंट कहते हैं उसको अगर उसको आप टेक्निकल भाषा में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डिड बोलते हैं। अभी जैसे मान लो कि ऐसे सपोज मान लो कि 2 लोग के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब हम लोग भाई 50% प्रॉफिट तेरा 50% मेरा, लेकिन अगर उसमें ये लिखा हुआ कि मतलब 60% प्रॉफिट मेरा 40% प्रॉफिट तेरा, तो जो एग्रीमेंट में एक बार लिख दिए उसको मानना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी करो। फिर हमारा पॉइंट डी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स LLP। ये आप लोग के लिए नया कंसेप्ट है, ये आप लोग का 2008 में हमारे भारत देश में लाया हुआ था, तो इसके बारे में देखते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज द नेम सजेस्ट पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी व्हिच मींस द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट अटैच्ड फॉर पेइंग of the debits of LLP. Nowadays it has become very popular from a business. All limited liabilities partners are governed by the Limited Liability Partners Act of 2008. इसका मतलब ये समझो कि फॉर एग्जांपल आप रिलायंस कंपनी को ले लो, जो रिलायंस कंपनी का जो वर्क है वो अलग है, मतलब रिलायंस कंपनी अलग है, लेकिन जो रिलायंस कंपनी के जो ओनर है मुकेश अंबानी वो अलग है। लेकिन ये जो हमारे इंडिया देश में LLP एक्ट 2008 लाया गया, तो इसमें ये बोला गया कि भाई हम मुकेश अंबानी को भी और रिलायंस कंपनी को भी एक ही नज़र से देखेंगे, वो भी लीगल स्टेटस से। इसमें LLP में यही कहा गया हुआ है कि कंपनी का फीचर और जो कंपनी के जो पार्टनर रहेंगे उनके फीचर्स को हम लोग इसमें कंबाइन करके लोगों को दिखाएंगे। अब आइए इसके हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। The limited liability partners is a separate legal entity. Example: body corporate, the LLP and the partners are distilled from each other. जो मैं आप लोग को ऊपर बताया। पॉइंट 2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड। देखिए LLP होने का एक फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है इसका? एक फ़ायदा कि आपको मिनिमम तो 2 रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वही पार्टनरशिप है, तो 2 लोग रहेंगे तभी तो पार्टनरशिप होगा। लेकिन मैक्सिमम अनलिमिटेड है, ये भी याद रखो। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए जरूर पूछेंगे। देखिए इसमें बहुत लोग के कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अनलिमिटेड दिया है और जो पार्टनरशिप है उसमें अर्धशतक मतलब 50 दिया है। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़ना। पॉइंट 3 क्या है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप लोग LLP में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पैसा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। आज जिस तरीके से हम लोग किसी भी कंपनी का IPO में शेयर खरीदते हैं ना, तो मतलब वैसे ये भी है कि आप 1000 रुपये से भी को स्टार्ट
कर सकते हो। पॉइंट 4 क्या, इट इज़ अ सिंपल टू फॉर्म, इजी एंड टू ऑपरेट, इसको आप बहुत ईजिली ऑपरेट कर सकते हो। पॉइंट 5 क्या दिया है, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू शेयर रिटर्न इन द एग्रीमेंट। देखिए जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के समय जो एग्रीमेंट किया जाता है उसमें जितना भी लिखा गया हुआ है उसके हिसाब से लायबिलिटी। देखिए मैं आप लोगों को ये बात बताया था कि किसी भी कंपनी का अगर लीगल स्टेटस सेम होगा तो उसको लायबिलिटी कम उठानी पड़ेगी, अगर नहीं होगा तो ज़्यादा उठानी पड़ेगी, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताया था। अभी आइए पॉइंट 6 पढ़ते हैं। इट हैज़ अ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, बहुत हम लो अमाउंट से भी इसको शुरू कर सकते हैं। पॉइंट 7 क्या दिया है, देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ज्वाइनिंग एंड लिविंग द LLP एक्सपेक्ट हिज एस्टेट इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें एक ये भी हमें फ़ायदा रहता है कि मतलब इसमें ये नहीं है कि अगर आप लोग LLP बिजनेस स्टार्ट कर लिए तो इसमें ये नहीं है कि भाई हम 5 साल से पहले छोड़ नहीं सकते, 10 साल से पहले छोड़ नहीं सकते, आपकी जब मर्जी करे आप इससे बाहर निकल सकते हो। लेकिन एक इसमें शर्त भी है कि उस एग्रीमेंट में अगर 2 साल लिखा है तो आपको 2 साल करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो। अगर आपने कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनाया तो आप 2 बजे रात को भी इसको छोड़ सकते हो, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। फिर पॉइंट 8 का दिया है, डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, देयर इज अ नो टैक्स शेयर इन प्रॉफिट। देखिए LLP बिजनेस से जो भी पैसा कमाया जाता है उसके ऊपर 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि जो LLP है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स पे करके ही शेयर होल्डर को पैसा आपस में डिवाइड करती है। इसके लिए उस पैसे पे 1 भी रुपया गवर्नमेंट टैक्स आपसे नहीं ले सकती। फिर पॉइंट ई क्या दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसको पढ़ते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्मेड टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स। द नेचर ऑफ cooperative organizations is service oriented. The registration of a cooperative society is compulsory in the state of Maharashtra under the Maharashtra State Cooperative Society Act 1960। अगर हमारे महाराष्ट्र स्टेट में कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर खड़ा करना चाहता है तो उसको सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कर सकता है। अब आइए हम लोग कुछ इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद आज का लेक्चर यहीं स्टॉप कर देंगे। इसका फीचर्स क्या है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, जो कि हम लोग पहले ही है पढ़ के आ रहे। पॉइंट 2 का दिया है, द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल। ये दोस्तों इसको कोई भी ओपन कर सकता है, मतलब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप काले हो गोरे हो, आप मतलब ऊंची जाति को नीचे जाति, इसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर पॉइंट 3 क्या दिया है, नंबर ऑफ मेंबर, मतलब नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 10 से और मैक्सिमम कोई लिमिट इसमें नहीं दिया है। पॉइंट 4 क्या दिया है, द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। इनको लीगल स्टेटस मिला रहता है, इसके लिए इनको जो लायबिलिटी होती है वो कम से कम उठानी पड़ती है। फिर पॉइंट 5 क्या दिया, इन डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज एम इज नॉट मैक्सिमाइज ऑफ प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर। देखिए जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है, आप कोई भी बिजनेस को ले लो, उनका मेन मकसद होता है कि पैसा कमाना, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनका सबसे पहला काम ये होता है कि वो लोगों को अच्छी सर्विस दे। उनका दूसरा काम होता है कि वो बाद में पैसा कमाए, लेकिन सबसे पहला काम होता है कि वो लोगों को सर्विस दे। फिर हम लोग पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या दिया है, द ऑर्गेनाइजेशन इंजॉय डिपेंडेंट लीगल स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो कि मैं आप लोगों को पॉइंट नंबर 4 में बताया हूँ। फिर पॉइंट नंबर 7 में क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज डेमोक्रेटिक इन नेचर, देयर इज अ इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, दे फ्लो द प्रिंसिपल ऑफ 1 member 1 vote। इसमें एक सुविधा दी जाती है कि एक मेंबर एक ही वोट दे सकता है। इसमें मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि प्रधानमंत्री आ गए तो वो 1 नहीं 2 वोट देंगे, सबको इक्वलिटी राइट है। फिर पॉइंट 8 क्या है, देयर इज अ कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका जो देखभाल करता है, इसके ऊपर जो नज़र रखता है वो स्टेट गवर्नमेंट रखती है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, अ सोल ट्रेडिंग कॉन्कर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड ऑफ पार्टनरशिप फ्रेम कुल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑन लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ऑल ऑफ देम हैव लिमिटेड फंड्स, नो स्टेबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटीज एंड लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी, सो द जॉइंट स्टॉक कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। देखिए इसमें सोल ट्रेडिंग हमने जो आगे पढ़ा, जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, ये सबसे अलग होता है। इसमें क्या है जो लायबिलिटी होती है हमें कम से कम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना हुई। देखिए
आपको पॉइंट एफ जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, उसके डेफिनेशन, उसके फीचर सब कुछ कल हम लोग पढ़ेंगे। अगर आज के इस वीडियो से कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाके आप हमसे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम लोग सीखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। तब तक के लिए जय हिंद।